कि क्या फॉरेन फंडिंग केस तहरीक इंसाफ का पनामा केस तो नहीं बनने वाला। मोहसिन बेग साहब कह रहे थे कि इसको मुनव्वर करने की कोशिश की जा रही है। बात करते हैं जनाब कमर मोहम्मद दिलशाद साहब से, जो कि साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। कमर दिलशाद साहब, आपने फॉरेन फंडिंग केस पे काफ़ी कॉलम लिखे हैं। जो आपका लेटेस्ट कॉलम है उसमें आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के वकला अमूमन इलेक्शन कमीशन की कमेटी के रूबरू पेश ना होने के लिए अपनी अदालती मसरूफियात का सहारा ले लेते हैं। और फिर आप कहते हैं कि जी अगर पार्टी के खिलाफ फॉरेन फंडिंग के हवाले से फैसला इलेक्शन एक्ट 2017 की दफ़ा 204 के तहत आता है तो वक्ती तौर पर पार्टी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचने का एहतमाल है। ये बात आपने क्यों की है? दरअसल बात है कि हमने इस पर बड़े प्रोग्राम किए। आपने 2 साल पहले भी, पिछले साल भी इस पर बड़ी ज़ाहिर है कि आपके कैपिटल टीवी पर मैंने बड़ी बातें आपने की, मैंने भी सुनाई। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जहां तक तहरीक इंसाफ का ये 2014 से ये केस जो है अकबर से बाबर ने दाखिल कराया हुआ है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस साकिब निसार ने को गाइडलाइन दी और उन्होंने कहा जी 5 साल की जितने भी पार्टी हैं उनके भी हिसाब जो है वो बाकायदा जांच पड़ताल किए जाए। उस पर फारूक हबीब साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज ग्रुप और इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन के भी असासों के बारे में एक दरख्वास्त जमा करवा दी। अब सामने सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि दोनों तरफ से, लेकिन जहां तक अदालती मामलात में मौखर करने के बारे में है तो 11 अक्टूबर 2019 को उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस सरदार रजा ने बाकायदा एक जजमेंट लिखी कि हमारे मामले में अदालतों से स्टे लिया जा रहा है और तकरीबन 3.5 साल, 4 साल की वजह से हम इस केस को आगे लेकर नहीं जा सके। लेकिन बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद ये बाकायदा एक स्क्रूटनी कमेटी बनी। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये चाहिए था, जैसे JIT के ऊपर एक मॉनिटरिंग टीम, मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया था, ये बड़ा अहम केस था। इसके ऊपर भी कह देते कि ये इलेक्शन कमीशन का या कोई भी आदमी जो है इसकी मॉनिटरिंग करता रहे और हमें इसकी 15 दिन या महीने के बाद रिपोर्ट पेश करें। लेकिन हमारी जो स्क्रूटनी कमेटी थी उन्होंने 1.5 साल तक इस पर लगाए रखे और अपने फारूक हबीब साहब भी बाकी पार्टी भी जाते रहे। लेकिन मैं ये चाहना चाहूंगा कि इस पर हमारा जो इलेक्शन एक्ट जो है 2017 का जो सेक्शन 204, 208, 209, 210, इस पर बड़ी बहस हो चुकी है। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि चंद परसों जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा कि मिडिल ईस्ट के 2 ममालिक जो हैं वो नवाज शरीफ की पार्टी को और पीपल पार्टी को फंडिंग देते हुए फंडिंग दे रहे हैं। तो ये एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इतना बड़ी बात अहम कह दी कि ये उनके पास का मैं नाम नहीं ले सकता कि ज़ाहिर है हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। तो मैं ये चाहूंगा आपकी वसातत से, आपने बड़ा इस पर काम किया हुआ है, मोहसिन बेग साहब बैठे हुए हैं, हम ये चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 212 और उसका C है, उसके तहत आज खुद नोटिस लेकर वो प्राइम मिनिस्टर साहब पूछे कि हमें बताएं कि फंडिंग कैसे आए इन कैमरा में। अच्छा, एक मिनट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आज खुद नोटिस ले सकता है? हाँ, वो तो ले सकता है, उसके पास बेपनाह इख्तियारात है ना। इलेक्शन एक्ट 2017 ने उनको बेपनाह इख्तियारात दिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आप चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से पूछे कि बताएं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को किस मुल्क ने कितनी रकम दी है? जी हाँ, अगर इसलिए यार बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया ना, प्राइम मिनिस्टर ने नाम लिया ना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया ना, तो अगर वो नाम ले देते हैं और सबूत हो जाता है तो पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी पार्टियां जो हैं उसी सेक्शन 212 की C के तहत वो कालादम हो जाएगी और उस पर आर्टिकल 17 जो है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का वो लागू हो जाएगा कि उन्होंने फॉरेन फंडिंग ली है किसी गैर मुल्क के साथ। तो ये सारे मामले हो जाएंगे। और आपको याद होगा कि जिस वक्त ये आसामा का जो कत्ल के बाद जो ज्वाइंट सेशन हुआ था कौमी असम्बली में, तो वहां भी उस वक्त के DG ISI ने बड़ी अहम बात की थी, वो भी ऑफ द रिकॉर्ड है, इन कैमरा मीटिंग है, वो सब बातें वो भी सामने आ जाएंगी। और इससे पहले 2008 के जो इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि एक पार्टी को जो है वो मिडिल ईस्ट से पैसा आया है, बहुत 10 अरब के लगभग। अब इसने जो बात आपने जो बात किया है फारूक हबीब साहब, क्या वजीर आजम साहब ने जो एक दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मिडिल ईस्ट के 2 मुल्क फंडिंग करते रहे, क्या वो नाम बताएंगे? देखें, बात यह है कि जो वज़ीर आज़म साहब जो बात कर रहे थे वो सहाफ़ियों को इंटरव्यू दे रहे थे, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन में डिस्कस जो आजकल ज़ेर बहस केस है फॉरेन फंडिंग, उसका हवाला जिक्र हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि मुझे 2 ममालिक, यानी उन्होंने किसी ख़ास खित्ते का जो है वो नाम नहीं लिया क्योंकि वो एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे है। उन्होंने कहा मुझे 2 ममालिक ने मुझे भी ऑफ़र की थी, मैंने इनकार किया। ठीक है, वो इनको भी फंडिंग करते रहे हैं और साथ में उन्होंने उसका हवाला भी दिया। देखें,
अब मामला ये है कि अब तो मामला इलेक्शन कमीशन के सामने है ना। इलेक्शन कमीशन पीटीआई के अकाउंट्स को भी देख रहा है स्क्रूटनी कमेटी, नून लीग पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स को भी देख रही है ये स्क्रूटनी कमेटी। हमने भी अपने सबूत वहां पर जमा करवा दिए हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग भी अपने सबूत वहां पर जमा करवा दे। देखें ना, जब हम पे ये बात करते हैं कि जी इसराइल से फंडिंग ले रहे हैं, ये भारत से फंडिंग ले रहे हैं, तो मुझे आप ये बताएं ना मीर साहब, आप भी बड़ी देर से हमारी सारी सियासत को जो है वो कवर कर रहे हैं, आपका एक बड़ी लंबी सहाफ़ी जदोजहद है। आप देखें कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद अपनी किताब की सफ़ा नंबर 201 रिकन्सिलेशन में ये लिखती हैं कि उसामा बिन लादेन को ने पैसे दिए मियाँ साहब को मेरी हुकूमत गिराने के लिए। बीबी का इंटरव्यू भी मौजूद है। खालिद ख्वाजा की बेगम ने, शमामा खालिद ने उनकी लिखी है, शहीद अमन के नाम से बायोग्राफी लिखी है, उसमें भी वो लिखती हैं कि मियाँ साहब ने पैसे लिए। तो फॉरेन फंडिंग से तो इनकी इब्तिदा हुई थी, ये तो फॉरेन फंडिंग से लेके लोगों की हुकूमतें गिराते रहे। ये आज किस मुंह से बात कर देते हैं, जिनके दौर में जो सैयद अजमल कादरी जो है इसराइल का भी दौरा कराते हैं, जंदाल से भी इनके ताल्लुकात निकल आते हैं, ये हमारे पे बात करते हैं। मैं बड़ा कैटेगोरिक इसमें ये कहना चाहता हूं कि ये ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसका अभी कंवर दिलशाद साहब हमारे, मैं तो इनको उस्ताद कहता हूं, हम इनसे हमेशा गाइडलाइन लेते हैं, इनसे सीखते हैं, रहनुमाई हासिल करते हैं। उसी के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ये फैसले में हनीफ अब्बासी केस में कह रहा है, जो अकबर एस बाबर के केस की फोटोकॉपी थी जो हनीफ अब्बासी लेके गया था, वो ये कहते हैं द एलिगेशन दैट द पीटीआई इज अ फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी कैन अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द पीपीओ बी लेबल्ड ओनली बाय द फेडरल गवर्नमेंट फॉर इट्स वैलिडेशन ऑन रेफरेंस मेड टू दिस। तो अब आप कह रहे हैं ये इलेक्शन कमीशन का मामला नहीं है? नहीं, ये तो अभी कंवर दिलशाद साहब भी आपको बता देंगे कि ये जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही तो उस वक्त 2016 था। अकबर एस बाबर पिटीशन लेके गए 2014 में, पीएमएलएन आज जो है आप गए 2019 में? नहीं, मैं 2017 में गया। 2017 सुन ले, हमारी हुकूमत नहीं थी, सुन ले। दूसरी बात यह है कि जो आज जो पीएमएलएन जो है वो मरियम नवाज छोटी बहन बनी हुई है अकबर एस बाबर की, उस वक्त उनकी हुकूमत थी। इतना हमारे इमरान खान के खिलाफ इन्होंने केस और बना दिया था, बनी गाला का। इमरान खान न वजीर आजम थे न वजीर आला थे, उस वक्त केस बना लेते। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि पीटीआई जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों इस्तेमाल करती है? देखें, तारीखें क्यों लेते हैं, वकील क्यों बदलते हैं? मीर साहब, इसको इस अंदाज से भी देखा जा सकता है ना। आप देखें कि जब से स्क्रूटनी कमेटी बनी है, एक रोज पीटीआई की स्क्रूटनी होती है, अगले रोज पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की होती, पैरेलल चल रहा है। किसी वक्त भी हमने स्क्रूटनी कमेटी के रास्ते में रुकावट नहीं डाली। जहां तक रह गई बात इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो जो कानूनी माहिरीन होते हैं वो हर केस को कानून की नजर से देखते हैं, उसकी मेंटेनेबिलिटी को देखते हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं। पनामा केस में आप देखें कि मखदूम 4 वकील बदले मियां साहब ने, अकरम शेख कतरी खत वाले, आप देखें कि तो आप भी मियां साहब की तरह चल रहे हैं। कानूनी माहिरीन की स्ट्रेटजी बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद सलमान भट्ट साहब आ गए, मखदूम अली साहब आ गए, ख्वाजा हारिस साहब आ गए, हमारे अनवर मंसूर साहब अटॉर्नी जनरल बन गए थे। अच्छा बेग साहब, आप क्यों कह रहे हैं कि इनके लिए मसला हो सकता है तहरीक इंसाफ के लिए? मसला यही है जी, जो कंवर साहब ने भी उसी को पॉइंट आउट किया। बेसिकली फॉरेन फंडिंग में घपले तो हर जमात में हैं, और वो जो लॉ इलेक्शन कमीशन ने बनाया हुआ वो इतना वेग सा है अनटिल कि आप बहुत हार्ड टाइप ऑफ प्रूफ लेके वहाँ पहुँच जाएं, जो कि एस बाबर साहब ने काफ़ी दिनों से दिया है। अब जो इन्होंने जवाब दाखिल करवाया और जिसमें इन्होंने एडमिट भी किया कि कुछ गलतियां हैं, एजेंटों के जरिए पैसे लिए, एजेंटों के जरिए फंड्स कलेक्ट। मीर साहब आप खुद अपॉइंट करते हैं, एक बात, और दूसरी बात यह है कि जो एजेंट इन्होंने मुकर्रर किए वो पीटीआई के लोग हैं, वो कोई गोरा एजेंट नहीं है या कोई अफ्रीका का नहीं है, ठीक है ना जी, वो पीटीआई के और पाकिस्तानी लोग हैं। तो बजाय इसके ये कह देना कि जी एजेंटों ने कुछ किया, आया वो पैसे जो आए आपने वापस भेजे, आपने उन लोगों को वापस दे दिए, रिफ्यूज़ कर दिए थैंक यू के साथ कि हम आपकी डोनेशन नहीं ले सकते। ऐसा नहीं हुआ, आपने वो पैसे इस्तेमाल किए, और इस्तेमाल करने के बाद जब ये पॉइंट आउट हो गया तो तब आपने ये इल्ज़ाम अगर उन पे लगाते हैं तो ये वैलिड नहीं होगा कोर्ट ऑफ लॉ में। अच्छा, मेरी नज़र में। ठीक है, मैं तो क्विकली रिस्पॉन्स क्विकली देखें, ये जब मनी अब दुनिया के अंदर सख्त तरीन कवानीन है, एंटी टेररिज्म फाइनेंस के हवाले से है, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से है, वहाँ पे आप फारा के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं एज एजेंट। जो बात मोहसिन भाई कर रहे हैं उसमें हकीकत नहीं है। हमने जितने अपने अकाउंट सबमिट किए हैं वो नोटराइज्ड होके आए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हैं जो $22 मिलियन सालाना इस मुल्क को भेजते हैं। उसमें कोई पैसा जो है वो फॉरेन फंडेड नहीं है, फॉरेन नेशनल का नहीं है, ये हमारा एफिडेविट जमा है।